दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वर्ण विचार पढ़ाऊंगा। यानी कि कितने वर्ण हैं उनका पहचान करवाऊंगा और उनका उच्चारण स्थान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा की शुरुआत, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ कि सभी भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत भाषा होती है। संस्कृत भाषा से ही जितने भी आप भाषा पढ़ते हैं ना, सभी भाषाओं का, जैसे अंग्रेजी हो गया, हिंदी, फारसी, सबका संस्कृत जननी है। और संस्कृत से फिर पाली आया हुआ है। मतलब संस्कृत का दो रूप था, एक वैदिक, लौकिक। तो लौकिक से फिर पाली आया, पाली से फिर प्राकृत आया, प्राकृत आया और प्राकृत से अपभ्रंश, तब जाकर हमारी जो अभी हिंदी बोलते हैं वो हिंदी भाषा का विकास हुआ। यही है, पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, तो ये हमारी भाषा का विकास हुआ है। तो थोड़ा भाषा के बारे में आपको बता दें। भाषा आप जानते हैं कि भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचार व भावनाओं को किसी अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं। यानी कि हमको अपना विचार भावना बताना है तो मैं एक भाषा के माध्यम से मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, और भाषा को बोलने के लिए व्याकरण चाहिए। ठीक है, तो अब पेन में प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, तो भाषा को बोलने के लिए व्याकरण चाहिए। आप जितने भी भाषा देख रहे हैं उनका अपना ना अपना कोई व्याकरण है। ठीक है, जैसे हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी का भी अपना व्याकरण है, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी का भी अपना व्याकरण है। सभी भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है और जिसका व्याकरण जितना टफ होता है वो भाषा ही होता है, टफ होता है। ठीक है, तो हिंदी का व्याकरण आप समझते ही हैं कितना टफ है, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक होता है बोली। बोली में उतना व्याकरण यूज नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा भाषा बोली में अंतर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। देखिए, बोली है तो इसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है। अब भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। मतलब भाषा जब बोली अब बहुत ज्यादा क्षेत्र बड़ा कर लेगा, अब सभी क्षेत्र में फैल जाएगा तो उसे बोलेंगे भाषा। ठीक है, जैसे हिंदी हम लोग तरफ फैला हुआ, मतलब हम लोग तरफ हिंदी बोला जाता तो हिंदी भाषा है, लेकिन हिंदी में भी तरह तरह के विभिन्न बोलियां बोली जाती है। तो बोली का लेवल जो बहुत कम होता है, छोटे लेवल पे। और जब वही बोली ज्यादा दूर, बहुत जगह जगह छेकता है, जगह बोलता है, बोला जाता है तो उसे भाषा कहते हैं। बोली में कोई खास व्याकरण नहीं होता है। बोली में कोई खास व्याकरण नहीं होता है और भाषा में खास व्याकरण होता है। बोली में साहित्य की, क्या गड़बड़ हो गया थोड़ा, साहित्य की रचना नहीं होती है। मतलब कोई किताब ग्रंथ आप बोली में नहीं लिखे हुए देखेंगे। और भाषा में साहित्य की रचना होती है। बोली का अर्थ सिर्फ क्षेत्र विशेष में ही मायने रखता है, क्योंकि दूसरे क्षेत्र विशेष में उस बोली का अर्थ अलग हो जाता है। लेकिन अ, भाषा का उस क्षेत्र में मतलब जहां भी भाषा बोला जाता है उसका अर्थ सेम रहता है। ठीक है, ये रहा भाषा बोली में अंतर। ठीक है, अब व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण क्या होता है? देखिए, व्याकरण एक ऐसी माध्यम होता है। व्याकरण एक ऐसा तकनीक है, माध्यम है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। यानी कि अगर हमको भाषा जानना है, भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना है तो हमको व्याकरण आना चाहिए। हिंदी भाषा, हिंदी को बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए हमको हिंदी का व्याकरण आना चाहिए। ठीक है, तो व्याकरण एक माध्यम होता है, वो जो किसी भी भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए, ये आप समझ गए व्याकरण, भाषा और बोली। मैं लिखाऊंगा, परिभाषा नहीं, सिर्फ बोल दूंगा। इतना को पहले मिटा देता हूं मैं। हम्म, चलिए फिर अब आगे बताते हैं। भाषा आप स्टार्ट किए तो थोड़ा सा और भी बता देते हैं। भाषा, बोली, क्या हो रहा है, बोली, फिर राजभाषा,
मैं बोलते रहा हूँ, साथ साथ सुन लीजिएगा, लिखने में थोड़ा। एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है मातृभाषा, ये सब भाषा का टाइप है। तो भाषा बता दिया, बोली बता दी। राजभाषा क्या होता है? राजभाषा किसी भी राज्य में उनके जो नियम कानून होते हैं, जिसमें जो कार्यक्रम होते हैं, सब जिस भाषा में होता है वो उसे राजभाषा कहलाता है। जैसे भारत का राजभाषा हिंदी है। मतलब भारत का जितना भी संसद में, भवन, कहीं भी कुछ भी कानूनी तौर पे काम होता है वह हिंदी भाषा में होता है। ठीक है, इसलिए हिंदी भारत का राजभाषा है। मातृभाषा ये होता है यानी कि जो हम लोग को शुरू से सिखाया जाता है। ठीक है, मतलब कि हम लोग को म- मतलब माँ की भाषा, धरती की भाषा, मतलब उस राष्ट्र में, उस देश में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो भारत में मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि शुरू से ही बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे हिंदी सिखाया जाता है। ठीक है, और हिंदी सबसे ज्यादा बोला जाता है। भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोला जाता है, इसलिए हिंदी मातृभाषा है और राजभाषा है। राजभाषा इसलिए क्योंकि लेखन कार्यक्रम, जो भी संसद का कुछ भी काम होता है वो हिंदी माध्यम होता है। और राष्ट्रभाषा एक होता है जो क्या बोलते हैं, जो राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, और क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भले हिंदी राष्ट्रभाषा में 22 सूची में जो भी आते हैं ना लैंग्वेज भाषा, वो सभी आ जाते हैं। चलिए, ये आपको बता दिया, आगे बताते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका हिंदी व्याकरण से वर्ण। क्योंकि आपको भाषा पढ़ने का मतलब है कि सबसे पहले आपको वर्ण पढ़ना चाहिए। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण। ठीक है, एक होता है वर्ण, अक्षर, कहे ना तो प्रॉब्लम हो गया हुआ है। ठीक है, अक्षर, मात्रा, वर्ण, अक्षर, मात्रा, ये तीनों में क्या अंतर होता है आज अभी आप जान जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अक्षर क्या होता है। जैसे मैं आपको एक शब्द लिख रहा हूं, राम शब्द लिखा, तो राम में ये आपको क्या हो जाएगा, राम में क्या क्या लिखा हुआ है? राम में र लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, म लिखा हुआ है। तो इसमें अक्षर कौन कौन है? ये र है और म है। ठीक है, तो राम में अक्षर आपको दो ठो हो गया। मात्रा कितनी है? तो राम में देखिए र, आ की मात्रा, आ की मात्रा और म। तो इसमें जो ये पाई दिया हुआ है घंटा, ये मात्रा है। तो राम में अक्षर कितना है? दो है, मात्रा एक है। अब वर्ण कितने हैं वो भी जान ली, वर्ण कितने हैं ये जानिए। तो राम में वर्ण आपको देखिए, राम का क्या कर रहे हैं, वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, ताकि आपको राम में कितना वर्ण लिखा हुआ है वो आपको पता चल जाए। तो राम का मैं तोड़ रहा हूं, तो पहले र लिखता हूं। तो र है तो पूरा र नहीं लिखेंगे, आधा र लिखेंगे। तब जब ये होता है हलंत, हल इसको बोलते हैं, हल, ये क्या है? हल है। तो ये र में हलंत लग गया, यानी कि र अब आधा लिखा गया। अब इसको तो ही पाई है, यानी कि आ की मात्रा है, तो आ लग गया, रा, रा। अब फिर म को तोड़ते हैं, म को भी तोड़ेंगे तो म आधा और म में अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस मैंने राम को वर्ण विच्छेद किया तो ऐसा लिखा है। तो देखिए ए अक्षर है और ए भी अक्षर है। ठीक है, तो इसमें कितना अक्षर हो गया? दो। मात्रा कितनी है? तो सिर्फ आ की एक मात्रा, ये मात्रा है, आ जो दिख रहा है आपको, आ, ये मात्रा है। ये अ की कोई नहीं मात्रा होता, आगे हम बताएंगे आपको। तो ये राम में एक मात्रा हो गया। वर्ण कितना है? देखिए वर्ण कितना, वो भी देखिए, एक वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, यानी कि वर्ण इसमें कितना है? चार है। ये समझ गया, छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बताते हैं। अब देखिए हिंदी भाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें 52 वर्ण है। कितना है? 52 वर्ण है।
हिंदी भाषा में कुल लिख देता हूं, कुल वर्ण 52 है। ठीक है, वर्णमाला होता है वर्णों के समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, और हम लोग का लिपि होता है देवनागरी लिपि। ठीक है, लिपि का मतलब कि लिखने की शैली, जैसे कुछ भी आप लिखते हैं ना ऐसे ऐसे, ये सभी लिपि है। लेकिन हम लोग जो हम लोग ये ख क ख लिखते हैं, ये सब भी लिपि है, लिखने की शैली है। तो ये जो लिखने की शैली है यही हमारा देवनागरी लिपि है। ठीक है, चलिए, तो हिंदी भाषा में कुल कितना वर्ण है? 52 है। तो भाषा कितने प्रकार के हैं? तो भाषा दो प्रकार के हैं, एक है स्वर, सॉरी सॉरी, भाषा तो बहुत सारा है। नहीं, वर्ण टोटल कितना है? 52 है। तो वर्ण कितने प्रकार के हैं? मैं तीर भी बना देता हूँ। वर्ण हमारी दो प्रकार के हैं, स्व वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण उससे बोलते हैं जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, यानी कि स्वर का जब बोलेंगे ना तो ये स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा। ठीक है, मतलब कि किसी की सहायता नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये आप बताते हैं आपको, जैसे स्वर का एग्जाम्पल है ये अ आई, अ से लेकर औ तक, ये हमारा क्या है? स्वर है। तो अब अ आई पढ़िएगा तो आपको कोई भी कहीं भी आपका कंठ से जो हवा आएगा, मतलब अंदर से जो हवा आएगा वो आपके मुंह में कहीं नहीं टकराएगा, सीधे निकलते जाएगा। आप बोल के भी चेक कर सकते हैं, अ आ ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ, मतलब कोई भी रुकावट नहीं आता है। स्वर को उच्चारण करते हैं तो कोई भी रुकावट नहीं आता है। लेकिन व्यंजन का जब उच्चारण कीजिएगा तो आपको स्वर की सहायता लेना पड़ता है। तो व्यंजन की परिभाषा हो जाए कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए तो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे क ख आप पढ़ते हैं ना, जैसे क पढ़े हैं तो क में आप ध्यान से बोलिएगा ना, क में तो लास्ट में आपको अ सुनाई देगा, मतलब क के साथ आप लास्ट में अ बोल रहे हैं, सीधे क नहीं बोल। जैसे ये पूरा क, इसमें क्या अभी ये आधा क और ये अ लगा हुआ है, इसमें अ लगा हुआ है, तभी इसको पढ़ते। सीधे क हलंत को आप नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, जब भी क बोलेगा तो आपको अ बोला आएगा ही, यानी कि स्वर की सहायता लिया जाएगा। नहीं स्वर की सहायता लीजिएगा तो व्यंजन नहीं बुलाएगा, मतलब उच्चारित नहीं होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए बताते हैं आपको। ठीक है, तो व्यंजन के लिए आप शुद्ध व्यंजन ऐसे लिखेंगे, सारे व्यंजन में हलंत देंगे। लेकिन लिखने के लिए किताब में सभी जगह सीधे क लिखा जाता है, ख लिखा जाता है, इसमें हलंत नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो हिंदी भाषा में स्वर वर्ण की संख्या 11 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। 33 है। आप कहिए सर तो 33 और 11 को जोड़ने पे 44 ही हो रहा है, लेकिन आपने तो बोले कि हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं, तो बाकी वर्ण कौन कौन से? तो वो भी मैं आपको गिनाऊंगा कौन कौन सा वर्ण है। आप सबर, मतलब क्या होते हैं, रुकिए मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वो भी व्यंजन के अंतर्गत आता है, मतलब ये दोनों से थोड़ा अलग रहता है, वो भी बताएंगे। तो स्वर 11 है, कौन कौन है स्वर? तो पहले मैं अ ही लिखता हूँ, अ आ ई ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ। ये पूरा कितना है गिन लीजिए, पूरा है आपको 11, पूरा 11 है। ये पूरा हमारा क्या है? स्वर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमारा कितना है? 11। तो स्वर कितना हो गया? 11। तो अभी स्वर पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा। तो इस स्वर का भी प्रकार होता है, जो स्वर है इस स्वर का भी प्रकार होता है। स्वर दो प्रकार का होता है, एक होता है हरस स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ गलत लिखा गया, सही तो है, ओके एक मिनट देखते हैं। हरस स्वर
और दीर्घ स्वर। ऐसे हर्षकार होगा। चलिए ठीक है। हरस स्वर और दीर्घ स्वर, स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। हरस स्वर मतलब इसको पढ़ेंगे हिर्स स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। हरस स्वर को ही दूसरा नाम है मूल स्वर, इसी मतलब मूल स्वर होता है। और दीर्घ स्वर मतलब संयुक्त स्वर। चलिए नहीं रहा स्वर। ठीक है। चलिए आगे और बताते हैं आपको। तो हरस स्वर का परिभाषा हो जाएगा कि मतलब वैसा स्वर जिसका उच्चारण में एक मात्रा की सहायता लगे, मतलब एक एक मात्रा की सहायता लगता है। ठीक है। या इसको बोलेंगे ऐसे, हरस स्वर यानी कि जिसकी उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है। तो उसे बोलेंगे हरस स्वर। और दीर्घ स्वर यानी कि वैसा स्वर जिसका उच्चारण में अधिक समय लगे, हरस स्वर की तुलना में अधिक समय लगे। ठीक है। यानी कि दो मात्रा का उच्चारण, दो मात्रा का समय लगे। चलिए अब आगे बताते हैं। ये होता है हरस स्वर हमारा 4 होता है, और ये दीर्घ स्वर 7 होता है। संस्कृत में एक और स्वर होता है, मतलब कि पुलुत स्वर पढ़ा जाता है। पुलुत स्वर, इसको ऐसे लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है। मतलब आप जब भी कोई शब्द उच्चारण कीजिएगा, जैसे कि आपको ओम उच्चारण करते हैं, ओम, तो देखिए ओम में क्या लिखते हैं, ये लिखा हुआ है ना, ये पुलुत स्वर है, ये वाला पुलुत स्वर है। तो इसका मतलब ये मतलब ये कोई वर्ण नहीं है, बल्कि ये क्या होता है कि ये जो इससे पहले जो वर्ण है उसको बढ़ा देता है, यानी कि उसकी उच्चारण के समय को बढ़ा देता है, मतलब ज्यादा देर उच्चारित करता है। जैसे ओम पढ़िए तो ओम ऐसे बुलाया था, ओ, मतलब ओ को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा समय तक बोलना पड़ता है, ये लग जाने के बाद। तो जैसे मान लीजिए हमको रा में बोलना है, राम, तो यानी कि रा हो गया। तो सीधे तो ऐसा नहीं कि रा को बहुत देर तक वो बोल रहे हैं तो रा रा लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं, तो गलत हो जाएगा। यानी कि हमको रा को बहुत बार पढ़ रहे हैं, मतलब कि बहुत देर तक उच्चारित कर रहे हैं, इसलिए रा के बाद ये जो पुलुत स्वर ये लगा देंगे, बस हो गया। अब इसको पढ़ेंगे रा। ठीक है। चलिए अब आगे, मिटाते जाते जगह कम रहता है ना। चलिए अब हरस स्वर कौन कौन है वो भी जान लीजिए। हरस स्वर, हरस स्वर हमारा है अ है, ई है, ऊ है, री है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, हरस स्वर हरा कलश रंगते हैं। एक ए है, और एक ए है, ए है और ए है। आप कहिए सर यहाँ जो ये री है, इसकी तो दीर्घ वाला भी तो होना चाहिए, जैसे अ का दीर्घ वाला आ है, ई का दीर्घ वाला दीर्घ ई है, ई फिर बड़ी है, तो री का भी बड़ी री होता होगा। हाँ होता है, बड़ा री होता है। जैसे ये भी छोटा री है, मतलब ये भी छोटा री है एक बार, लेकिन इसी को 12 री लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये थोड़ा एक और बार बढ़ जाएगा, जैसे ए हो गया छोटा री, और यहाँ पर एक और बार बढ़ा देंगे तो ये हो गया तुमको बड़ी री, सॉरी आपको बड़ी री। ठीक है, समझ गए। तो ये बड़ा री का यूज संस्कृत भाषा में होता है, लेकिन हम अभी हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका हम कोई उच्चारण नहीं पता है। ठीक है। चलिए, तो हमारा हरस स्वर कितना है? अ है, ई है, ऊ है, री है। 4 ठो हमारा हरस स्वर है। समझ गए। बाकी जो बच गया वो सब दीर्घ स्वर है, यानी कि आ है, आ बच गया, ई बच गया, ऊ, ए, आए, ओ, औ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जितना मैं आपको बताया हूं ना, सब क्वेश्चन पूछता है। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? 52। रिवीजन कराता हूँ एक बार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्वर, व्यंजन। स्वर कितना है? तो 11। व्यंजन कितना है? तो 33। स्वर, स्वर में भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, हर स्वर, दीर्घ स्वर। और स्वर, हर स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। हर स्वर कौन कौन है? तो अ, ई, उ, री, मतलब इसको पढ़ते हैं अयूरी, अयूरी, अयूरी। इसको साथ में पढ़ेंगे अ, ई,
अयूरी, ठीक है। और दीर्घ स्वर बच गया, इसके अलावा जो भी है वो सब दीर्घ स्वर है, वो भी लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, अए, ओ, औ, कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये जो दिख रहा है ये है हमारा दीर्घ स्वर, ठीक है। तो स्वर, अब चलिए और भी बता देते हैं आपको। उच्चारण स्थान अभी बताए नहीं, उच्चारण से बाद में बताएंगे अभी, ठीक है। मतलब ऐसे में पढ़ाता हूँ तो यहीं पे उच्चारण स्थान बता देता हूँ कि ये है तो इसे कंठ से बोला जाता है, इस तरह से। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इतना समझ गए आप, हरा स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर समझ गए, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं, क्या बताते हैं। साफ कर दे क्या। चलिए इतना हो गया। हाँ, मात्रा बता देते हैं। चलिए बड़ा कर दो, तो फिर से लिख देता हूं अ। तो मैंने क्या मैंने स्वर संख्या लिखा है, मतलब क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण लिखा हूं, ठीक है। तो स्वर वर्ण कितना, 11 है। लेकिन पूछेगा कि मात्रा कितनी है, क्योंकि आप जब भी आप हिंदी किताब पढ़ते हैं तो उसमें आपने स्वर वर्ण की सहायता से ही अन्य कोई शब्द बनाया, जैसे हमको क लिखा है तो क में तो अ लगा ही पाता है, लेकिन हमको क से हमको के बनाना है, तो इस के में क्या मात्रा लगा हुआ है, तो इस के में इसका मतलब ए है ना, इसका मात्रा लगा हुआ है, यानी कि क में ए लगा हुआ है, ठीक है। तो सबका मात्रा लिखते हैं, फर्स्ट वाला का मात्रा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ई आ की मात्रा होता है पाई, इसका हर्षिकार जैसा, इसका दीर्घिकार, ये सब मात्रा है जो मैं लिख रहा हूं, ये मात्रा है। री का मात्रा ऐसा होता है नीचे, ठीक है। और इसका एक ठो होता है, एक ठो सांप, इसका 2 ठो सांप, इसके डंटा के ऊपर सांप, इसके डंटा के ऊपर 2 सांप, ये होता है मात्रा, ठीक है। तो स्वर में स्वर संख्या 11 है, लेकिन मात्रा कितनी है, तो मात्रा 10 है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मात्रा 10 है। तो यही मात्रा क्या है कि व्यंजन के साथ लगता है और उसका अलग अलग रूप प्रदान करता है, अलग अलग रूप देता है। चलिए स्वर खत्म हो गया, अब आपको व्यंजन पढ़ा देते हैं, ठीक है। व्यंजन लिखता हूं, व्यंजन, पतला का चल रहा है, हाँ, व्यंजन, व्यंजन वर्ण कितना है, 33। अब परिभाषा ही बताया व्यंजन वर्ण का, कि जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए, ठीक है। चलिए, तो व्यंजन वर्ण का भी प्रकार है, कौन कौन है, तो पहला है स्पर्श व्यंजन, सिर्फ स्पर्श लिख रहे हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, अंत गड़बड़ हो जाता है बराबर, यह है उष्म। चलिए अब आगे बताते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। स्पर्श 25 है, बाकी ये 4 4 है। अंतस्थ 4 है, उष्म भी 4 है। तो कौन कौन है, कौन स्पर्श है, कौन अंतस्थ है, कौन उष्म है, किसको स्पर्श बोलते हैं, स्पर्श की परिभाषा क्या होता है, उष्म की परिभाषा क्या होता है, अंतस्थ की परिभाषा क्या होता है, वो आपको बताएंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, क ख से लेकर यर लवा तक लिखता हूँ फटाफट, फटाफट तो नहीं लिखा पाएगा। क ख ग घ अंग, च छ ज छ, यहाँ थोड़ा अब वीडियो को बढ़ा ले, चलिए तो मैं फास्ट लिखता हूँ, आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। चलिए इतना पहले लिखते हैं, अभी 6 तरह के भी बताएंगे। तो देखिए ये क्या लिखा हूं मैंने, व्यंजन लिखा हूं, क्योंकि इस सबका आप उच्चारण कीजिएगा ना तो स्वर वर्ण की सहायता लिया जाएगा, क हुआ कुछ भी, ठीक है। तो क से लेकर म तक आपको जो दिख रहा है ना, क से लेकर म तक,
क से लेकर म तक ये हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क से लेकर म तक ये क ख ग गुना क वर्ग कहते हैं, मतलब इस पांचों को एक साथ बोलेंगे क वर्ग। क वर्ग बोलेंगे तो उसमें क ख ग घ अंग पांचों आ जाएगा। च वर्ग बोलेंगे तो ये आ जाएगा, ट वर्ग में ये पांचों आ जाएगा, त वर्ग बोलेंगे तो ये आ जाएगा, प में ये आ जाएगा। ठीक है, प वर्ग में। चलिए, तो ये समझ गए कि स्पर्श कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 है। स्पर्श व्यंजन उसे बोलते हैं, इस स्पर्श व्यंजन उच्चारण में क्या होता है कि जब भी अंदर से हवा निकलता है तो वो हवा क्या करता है, मुख में, मुंह का कोई ना कोई पार्ट से जो टकराता है, टकराते हुए निकलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हुआ है ये स्पर्श व्यंजन। चलिए, ये जो पांचवा है ना, ये पांचवा, ये इसको बोलता है नासिक वर्ण, मतलब ये नासिक है, नासिक वर्ण है, अनुनासिक है। मतलब कि ई अंग य और न म को इसको बोलिएगा ना तो आपको नाक की सहायता लेना पड़ेगा। जैसे हिमेश रेशमिया गाना गाता है ना नाक से, तो उसी प्रकार ये पांचों का बोलिएगा तो नाक की सहायता लिया जाएगा। समझ गए? चलिए आगे, मैं आपको उच्चारण स्थान बताऊंगा सबका। अभी मैं व्यंजन पढ़ा रहा हूं। अभी ये चारों तो दिख रहा है, य र ल व, ये क्या है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब इसमें हवा क्या होता है कि मुंह के अंदर लेकर बाहर निकल रहा दिया जाता है, मतलब य र ल व। ठीक है, जब उच्चारण बताएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो इतना बस याद रखिए, य र ल व क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। मैं आगे कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, समास संधि कुछ भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें कहूंगा कि देखो व्यंजन वर्ण से अंतस्थ वर्ण लेने पर, तो उस समय आपको नहीं पूछना होगा सर अंतस्थ वर्ण क्या है। इसलिए मैं ये पहले पढ़ाते रहा हूँ कि अंतस्थ व्यंजन होता है ये य र ल व होता है। ठीक है, चारों उष्म व्यंजन ये होता है चारों, तालाबे स, बुधन स, दंती स, ह, ये चारों उष्म व्यंजन है। ठीक है, मतलब इसको उष्म इसलिए नाम पड़ा हुआ है क्योंकि इस तालाबे स, बुधन स, दंती स, ह, इसको बोलने से मुंह से हवा बाहर निकलता है। तालाबे स, देखिए हवा बाहर निकलो, हाथ रखिएगा ना मुंह के पास तो आपको हवा थोड़ा आप महसूस होगा। तालाबे स, बुधन स, दंती स, ह। ठीक है, चलिए, और फिर आगे क्या है, ह के बाद ये आपको छ तरह, छ तर, ज्ञ, स्र, ये व्यंजन नहीं है। अभी सॉरी सॉरी, हाँ याद देखिए, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4, तो टोटल कितना होगा, 25 4 29, 29 4 33। यानी कि देखिए स्वर भी गिना दिए तो मिटा दिए, स्वर गिना दिए 11, व्यंजन भी गिना दिए 33। कितना हो गया, 11 और 33 कितना होता है, 44 हो गया। अब मुझे गिनाना है 8, 8 लाना है कैसे भी। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ना छ तर ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। मतलब इसमें ये जो स्वर ये व्यंजन दिख रहा है ना, इसी का एक दो व्यंजन को लेकर मिलाकर बना गया। कौन कौन सा व्यंजन मिला है इसको छत्रज्ञ अस्त्र में मैं आपको बताऊंगा अभी। बस इतना समझिए कि छत्रज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है जो किसके जुड़ से, जो व्यंजनों के जुड़ाव से बनता है, मतलब एक से अधिक व्यंजन मिलकर ये छत्रज्ञ यानी कि संयुक्त व्यंजन बनता है। छ है तो ये आधा क, आधा क और मूर्धन स से मिलके बना हुआ। ठीक है, अक्ष, इसका इंग्लिश नहीं होता के एस एच से, यानी कि से बुधन स और के से क। ठीक है, तालाबे से नहीं कंफ्यूज हो जाएगा, तालाबे से नहीं है। अक्षर में क और बुधन स है। तो र का तो याद रहेगा, तो है आधा और फिर र है। ज्ञ में होता है, ज्ञ हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इसका असली में ये ज्ञ नहीं ज्य पढ़ते हैं, ज्य ज्य ज्य, जे वाई से ज्ञ। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे आधा ज ज्य 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 ज्य, ज हो गया आधा और य। ठीक है, इस सरह है ना, तो ये आपको तालाबे स में आधा तालाबे स अब फिर र, इससे मिलकर बना हुआ है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ये अक्षर जो है क्षत्रिय वाला वो किससे मिलकर बना है, त्र किससे मिलकर बना है, ज्ञ किससे मिलकर बना है, ये क्या बोलते हैं सरह, ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो चार तो ये हो गया, चार संयुक्त हमारा हो गया, लिख देता हूं मैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितना है, 4 है। अब कितना हो गया, 4 जोड़िए,
सॉरी सॉरी, यहाँ गिने थे ना, 4, 48 हो गया। लेकिन अभी भी हमको 4 को चाहिए, क्योंकि मैं आपको शुरू बताया है कि हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है, 52 वर्ण है, तो 52 को पुराना पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दिए होंगे, जब मैं अ लिख रहा था ना, तो यहीं तक छोड़ दिया था। लेकिन आप कॉमन में पढ़े थे क्या कि अंग भी होता है, अंग भी होता है और विसर्ग भी होता है, अह मतलब अह ये भी होता है। तो इसको नहीं लिखे थे, असल में यह स्वर नहीं है, ये क्या है, तो इसका उपयोग है ना, मतलब इसको स्वर में यूज करते हैं। तो देखिए इसको पढ़ेंगे ना, अंग अंग, स्वर में यूज कर रहे हैं तो ग आ जा रहा है, ग तो व्यंजन है। ठीक है, और इसी को हम कहीं व्यंजन में यूज करते हैं, कंग कंग कंग, तो फिर यह स्वर में आ जा रहा है। तो ये अंग और अ न तो स्वर में फिट बैठ रहा है और न ही व्यंजन में, इसलिए इसको अलग रख दिया। ये क्या है, ये अंग और अ, ये आयोगबाह वर्ण, आयोगबाह। ठीक है, लिख लीजिएगा, लिखना तो नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बस जानना है। तो अंग और अ क्या आयोगबाह वर्ण, फिर भी 50 को पूरा हो गया, लेकिन अभी भी 2 कमी है, वो भी पूरा कर देते हैं। तो 2 का हमारा ये होता है, और एक होता है अंग र र ढ ढ ढ ढ, एक ढ। ठीक है, ये हमारा दोनों हो गया। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बताते हैं आपको। अब मिटाने के लिए क्या करें, कहाँ चलिए यहाँ देखिए हो गया, तो 52 गिना दिए। अब सबका उच्चारण स्थान बताते हैं, इसके लिए मिटा देते हैं फिर से। चलिए, फिर लिखने में टाइम तो लगेगा ही, फिर कोई बात नहीं है। चलिए सबसे पहले स्वर का ये स्टार्ट करते हैं, सबसे अच्छा है स्टार्ट ही करते हैं ना। जैसे आपको मैं एक मुख बनाता हूँ, मुख कैसे बनता है, बनाते हैं जैसा भी बने। ये तो होठ हो गया, होठ ऐसे बनता है। ये नाक बन गया, ये ठीक है। चलिए, तो ये है कंठ, क्या है, कंठ है। कंठ के ऊपर आइएगा ना, मतलब आपका गर्दन में छूते नहीं देखा था कि गर्दन निकल गया है, उम्र बढ़ गया बच्चा, जवान हो गया बच्चा, तो ये गर्दन है, ये हमारा कंठ है। ठीक है, फिर कंठ से ऊपर आइएगा तो आपको तालू मिलेगा, क्या मिलेगा, तालू। फिर तालू से ऊपर, इसको तालू को पता करना होता है, आप जीभ को नीचे ले जाइएगा, जीभ को अंदर मुंह में अंदर मोड़ कर, तो खरखर आपको लगेगा, तो वो तालू है, मैं लेकर गया था। उसके बाद है मूर्धा, मूर्धा ये चिकना होगा, आगे कहिए ना, जीभ को सीधे 90 डिग्री खड़ा कीजिए, तो मूर्धा। फिर दांत के नीचे, मान लीजिए यहाँ पर दांत है, तो दांत के नीचे होता है दंत, मतलब दांत है, बाहर से दांत दिखता है, अब दांत के पीछे देखिए ना, तो तालू मतलब अति मांस चिपका रहेगा, तो वो हमारा दंत है। और ये तो हमारा ओठ है, ये है। ठीक है, और ये नाक है, ये। तो नाक से जो भी वर्ण बोला तो उसे अनुनासिक, तो नाक से कौन कौन है बताते हैं, देखिए अंग, चौथा अक्षर, मतलब कि सभी क ख वर्ड का स्पर्श व्यंजन का सभी 5वां अक्षर। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए, अंग बताना जो ही था। अब स्टार्ट करते हैं, अब लिखना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, ये भी दिखना चाहिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंठ लिखते हैं। तो कंठ से आपको क वर्ग बोला जाता है, कंठ से क वर्ग बोला जाता है। ठीक है, कंठ से क ख हो गया ना, क ख ग घ अंग, ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको हो गया अ में के आपको हो जाएगा अ, अब बोल कर भी देख सकते हैं, अ आ, ये भी कंठ से, और एक ह। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको याद ही कर लीजिएगा, कंठ से क ख बोला जाएगा, और अ आ ह ये कंठ से बोला जाएगा। फिर च छ आपको चौवर्ग, ये आपको तालु से, कंठ खत्म हो गया, अब तालु,
तालु से। तो तालु हो गया, तालु से आपको चौवर्ग बोला जाएगा, यानी कि च छ ज झ य। ठीक है, 5 हो गया। और उसके बाद आई के क्या बात है, आई के बाद ई और ई, ये आपको तालु से बोला जाएगा। बोलिए ई। और यर लबा में य और तलाबे स, ये किससे बोला जाएगा आपको, तालु से बोला जाएगा। हो गया। तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा आता है, मूर्धा से भी चेक करते हैं। मूर्धा इसे लिखते हैं। तो कवर्ग हो गया, चौवर्ग हो गया, टवर्ग। टवर्ग मूर्धा से बोला जाएगा, यानी कि ट ठ ड ढ अर, ये मूर्धा से बोला जा रहा है। मतलब आपको कवर्ग आप चेक कीजिएगा ना, मतलब कि बोलिए कख, तो कख बोलिएगा तब वो अंदर से हवा आएगा, कहीं बीच में नहीं टकराएगा। क ख ग घ अंग, मतलब हवा न सीधे निकल रहा, बीच में से कहीं टकरा नहीं रहा, सिर्फ कंठ से, कंठ जगह टकरा रहा है बस। वह चौवर्ग बोलिएगा तो तालु जो कंठ से आगे है ना, मतलब यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा। बोलिएगा च छ च छ य, तो आगे टकरा। फिर ट ठ बोलिएगा तो आगे टकराएगा, बीच में टकराएगा। ट ठ ड, जीभ देखिए ना सटेगा, ट ठ ड ढ र, बीच में जीभ लंबा सट रहा है। फिर आगे आइएगा तो दांत में सटेगा, त थ बोलिएगा त थ, तो दांत में सटेगा, त थ द थ न। आप प फ बोलिएगा तो होठ में सटेगा। ठीक है, तो मूर्धा हो गया टवर, इसका अ के बाद आ जाता है ऊ तो ऊ होठ से बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हो जाएगा री र बुधन स, ये तो यादें करना, तालाबे स तालु से यादें रहेगा। बुधन स मूर्धा से बोला जाए, ये भी याद रहेगा। बस याद करना है य और र। आई फिर री, मूर्धा के बाद क्या है, मूर्धा के बाद दंत है। तो दांत से, दांत के साथ कौन बोला जाएगा, तवर्ग। तवर्ग, ठीक है, तवर्ग बोला जाएगा। फिर ल बोला जाएगा, ल को और भी कुछ वर्ण कहते हैं, वो आगे बताएंगे। और डंटी स, डंटी स भी याद रहेगा। आगे देखिए, फिर दंत के बाद क्या है, ओठ है ना, ओठ से तो भाई प फ व है। बोल का भी चेक करिए, ओठ दोनों सटेगा, प फ ब भ म, ओठ सट रहा है ना। ठीक है, पवर्ग हो गया, पवर्ग सटेगा। और उसके बाद है ऊ भी बोलिएगा ना, ऊ तो दोनों होठ सटेगा, ऊ। ठीक है, ऊ, फिर उ। ठीक है, ऊ व पढ़ावे छे, ऊ व। ठीक है, ये हो गया हमारा, सब कंप्लीट हुआ। ई तो 25 खोलियो की। ठीक, रुक जाइए 1 मिनट। बैग पैसा ले ले, जो बैग उधर हो, वो वाला घर में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बताते हैं। तो ये 25 हो गया, और 52 पुराना ना है। 3 ये हो गया, 3 4 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, तो 40 हो गया ना। अभी आपको क्या क्या बचा हुआ है, तो अभी आपको बचा हुआ है 40 हो गया। चलिए, एक ए और आई होता है ना, ए और ए, ये आपको उधर आवाज रिकॉर्ड हुई तो उधर जो ना, कंठ और तालु, ए आई जो है, एक कंठ और तालु से बोला जाता है। ठीक है, और एक और रह गया ओ और औ, इसमें कंठ और ओठ दोनों से बोला जा रहा है, ओ और औ, कंठ जोर ओठ से। इसको कंठ तालव्य लिखने के लिए, कंठ लिखा ही नहीं रहा है, कंठ तालव्य, इसको कंठोस्थ। चलिए, अब कितना हो गया, 44 हो गया। बाकी तो संयुक्त, संयुक्त व्यंजन है, ये इसको तो पढ़ना ही नहीं है, इसमें तो तालाबे से दोनों मिक्स कर रहा है ना, इसका नहीं होगा। 4 खत्म कीजिए। अंग अ, और 2 र ढ है, उसको भी नहीं उच्चारण करना है। फिर अनुस्वार और विसर्ग, ये अंग है तो इसमें अंग अंग
तो ये तो व्यंजन हो गया ना, और विसर्ग। तो ये 8 को छोड़ दीजिए, बाकी 44 को मैंने उच्चारण स्थान बता दिए। ठीक है, छोड़ इसलिए दिए कि इसका कोई उच्चारण स्थान है ही नहीं है। छ तरह ज्ञ आपको बताया है तो वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और र ढ है तो ये भी क्या है, तुम आपको र ढ इसको बोलने के लिए आप बोल सकते हैं, मतलब जीभ से इसका उच्चारण होता है। मतलब इसमें आपको देखिएगा, उच्चारण कीजिएगा ना, जीभ से, जीभ टेढ़ा होगा सीधा होगा, मतलब रॉड, रॉड, ऐसे बोलिएगा, र र र र, मतलब जीभ पीछे ले मोड़ कर फिर सीधा करना होता है। ठीक है, ये अनुसार है तो इसको नाक से बोलना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है अनुसार, एक होता है चंद्रबिंदु, ये दोनों सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर चंदा वाला शूट करता तो चंदा दे देते हैं, कहीं को ए वाला शूट करता तो ये शूट करते हैं। टाइम बचाने के लिए अब सब चंदा जब अनुसार का यूज किया जाता है, जैसे चंदा हमको लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों का बात हुई है। और ये है तो आपको इसको भी यूज कर सकते हैं, तो ज्यादातर ये यूज होता है, कुछ शॉर्टकट पड़ता है। और विसर्ग का मतलब ह आप समझते ही हैं, लास्ट में ह सुनाई देता है, अह। चलिए, सबका उच्चारण स्थान बता दिए हैं। अब इसको मैं क्लीन करता हूँ, स्क्रीनशॉट तो लेना है तो बाद में ले सकते हैं, देख लीजिए। चलिए मैं क्लीन करता हूँ। अब कुछ नहीं है, अब बस क्या है, एक घोष अघोष बचा है, फिर प्राण महाप्राण बचा हुआ है। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी कंप्लीट करा ही देते हैं। और एक और बात ये है, र ढ को उत्सिंग बोलते हैं, अभी याद पड़ा है। जीव को टेढ़ा का सीधा करते हैं ना, तो इसको र और ढ को उत्सिंग, उत्सित वर्ण कहते हैं। चलिए अब आगे बताते हैं घोष अघोष का। तो हट भाई, हट जा, हट गया, मोटा करूँ। घोष, इसको सघोष भी नाम दिया रहता है, और एक होता है अघोष। ठीक है, घोष अघोष इसी में साथ समझ लिया। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, बाकी खत्म हो गया, टेंशन लीजिए। घोष हो गया, मतलब इसमें क्या होगा कि आपको कंपन के साथ उच्चारण होता है। ठीक है, आप जैसे आप कोई जैसे बोलिए, आपको इसको ग बोलिए, पहले क बोलिए, कंठ, हाथ, हाथ को गर्दन को छुए, पकड़िए कस के, मतलब दबाना नहीं है, सटाए रखिए। अब बोलिए क, बोलिए क ख, तो कंपन घर घर नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप ग घ बोलिए तो कंपन होगा, ग घ अंग। इसमें क्या है कि आपको कंठ थरथराएगा, यानी कि घर्षण होगा, इसलिए इसको नाम पड़ा है घोष। यानी कि इसमें वर्णों के उच्चारण क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम घोष पड़ा हुआ है, नहीं होता तो अघोष। और अल्प प्राण में क्या होता है कि हमारे अंदर से हवा निकलता है, वो प्राण वायु निकलता है, इसलिए जिसमें ज्यादा हवा निकलता है उसे महाप्राण, जिसमें नहीं निकलता है न के बराबर उसे अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, तो आप स्पर्श व्यंजन जो है ना, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन 25 ठो, इसके कवर का पहिलका और दूसर का अक्षर, यानी कि क ख च छ, लिख ही देता हूँ, च छ क ख, एक क ख, क ख च छ ज, क ख च छ ट ठ ड त थ प फ, मतलब स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, वो घोष वर्ण होता है, और तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा ये आपको क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। ठीक है, क्या समझ गए, मतलब क से म तक में कवर का पहला, चवर का पहला, तवर टवर का पहला, तवर का सबका पहला। ठीक है, मैं चाहूँ तो लिख दे सकता हूँ। चलिए, और इसके अलावा यरल में के बच गया, जो यरल में बच गया वो भी मैं लिख देता आपको, जैसे य, कहा गया, य र ल व और हो गया ह, ये आपको घोष वर्ण है। क्या है, घोष वर्ण, कंप्लीट हो गया। और अघोष का बता देते हैं। अघोष में क्या होता है कि ये भाई यहाँ का है कि लिखा गया, हाँ ठीक है, अघोष में
स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, यानी कि ग घ अंग, ग घ अंग। इसी प्रकार ज झ य, ड ढ अड़, द ध न, ब भ म, ये आपको अघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया आप। और यरल में आपको तालाबे स, बुधन स और दंती स, ये आपको क्या हो जाएगा, ये अघोष वर्ण हो जाएगा। इतना आप समझ गए। चलिए अल्प प्राण का भी बता देते। अल्प प्राण का, अल्प प्राण का हो जाता है पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, और दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, ये होता है अल्प प्राण का एग्जाम्पल। यानी कि स्पर्श व्यंजन का पहल का, तीसरा का और पांचवा अक्षर क्या है, अल्प प्राण हो जाता है, और महाप्राण का दूसरा, चौथा हो जाता है। ठीक है, बाकी सब खत्म हो गया। और मुझे बताना था, कब से दिमाग में चल रहा है। र होता है हमारा लुंठित व्यंजन, वर्ण बोलेंगे, लुढ़कता का, लुठेगा। और ल होता है पार्श्विक, मतलब हवा दोनों तरफ से निकलता है। ठीक है, चलिए यही बताना था। और भी कुछ छूटा है, लेकिन मैं ये 12th लेवल पर पढ़ाया हूँ आपको। आप अगर सीटेट और भी कोई एग्जाम का, यूपीएसआई, मतलब जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो कुछ कवर हुआ होगा। और भी इसमें बताना है तो आप मैसेज कीजिएगा, तो उस हिसाब से बताया जाएगा। ऐसे मैं 12th के लेवल के लिए मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, नोट्स के लिए आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, आप मैसेज कीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर यहीं पे लिख देता हूँ, मतलब जिसके बना होगा, नहीं बना होगा तो नहीं दे पाएंगे। और डिमांड आता है तो हम लोग बना भी देते हैं। सही नंबर लिखने दीजिए, 65 065 040004, ये व्हाट्सएप मेरा नंबर है। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं, और कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा।